वंदे मातरम। कैसे हैं आप? 22 नवंबर 2020 सायं 8 बजे रोज़ाना की तरह आज जब ये फेसबुक लाइव सकारात्मक भारत आंदोलन को लेकर एक नई उड़ान भर रहा है, तो आज उदय मन्ना आपसे मुखातिब है कुछ नई नई बातों को लेकर, और कुछ गंभीर बातें भी होंगी जो फेसबुक लाइव से संबंधित है। क्योंकि हम लोगों ने ये नहीं सोचा था कि हम लोग 3 अंकों तक प्रवेश कर पाएंगे, लेकिन ये आप सबों के समर्थन और सहयोग से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, और साथ साथ फेसबुक टीम का भी धन्यवाद करता हूँ कि बिना बाधा के ये फेसबुक लाइव शो 101वां एपिसोड तक पहुँच गया है। और आज का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि ये फेसबुक लाइव आगे डेली जारी रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, उस पर आप लोगों के प्रतिक्रिया आई हुई है। उस प्रतिक्रिया पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, क्योंकि सकारात्मक भारत आंदोलन इस फेसबुक लाइव के माध्यम से कोरोना लॉकडाउन में एक जरिया बन गया है। क्योंकि घोषित जिस तरह से बैठकें हुआ करती थी वो अब फिजिकल बैठकें 8 महीने से लगभग बंद हैं, लेकिन फेसबुक लाइव के माध्यम से हम लोग जुड़ते हैं, विचार विमर्श करते हैं। तो आइए सकारात्मक सोच के साथ वही राष्ट्रीय आरजेएस के गीत के साथ जुड़ते हैं हम लोग। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाएं, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाएं। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाएं। आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। तो एक हम लोगों की एक सकारात्मक कोशिश है कि यहाँ आकर हम लोग कुछ बातें करते हैं, कुछ देश की करते हैं, कुछ अपनी करते हैं, कुछ सकारात्मक भारत आंदोलन की बात करते हैं, और उसमें लगातार सुशील खन्ना जी जुड़ते हैं। और अच्छा लगता है कि आप सब सकारात्मक लोगों के साथ जो है ये सकारात्मक भारत आंदोलन जो है वो सफल हो रहा है। आज सुशील खन्ना जी हम लोग बातचीत करेंगे कि ये 101वां एपिसोड है और उसके बाद ये कंटिन्यू किया जाए या नहीं किया जाए, क्योंकि आप लोग हैं तो ये फेसबुक लाइव है, और फेसबुक लाइव को किस तरीके से और मार्गदर्शन आप लोग करेंगे कि और किस तरह से इसमें ऐड ऑन किया जाए, या और क्या कुछ आपके विचार में चल रहे हैं, तो उन सब चीज़ों की चर्चा हम लोग करेंगे। लेकिन तब तक सब लोग जुड़ जाएंगे, तब तक हम कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो 22 नवंबर से संबंधित हैं वो आप लोगों तक पहुंचा देते हैं। 22 नवंबर को 1899 में शहीद लक्ष्मण नायक वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी का जन्मदिन, शांति घोष वरिष्ठ भारतीय स्वतंत्रता सेनानी 1916 में 22 नवंबर को जन्मदिन, झलकारी बाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की नियमित सेना में थी और महिला शाखा दुर्गा दल की सेनापति थी। 22 नवंबर 1830 को आपका जन्मदिन। वालचंद हीरा चंद जी का भारत के उद्योगपति जो थे उनका 22 नवंबर 1882 को जन्मदिन। मीराबेन एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की पुत्री थी जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के सिद्धांतों से प्रभावित होकर खादी का प्रचार किया था। 22 नवंबर 1892 में जन्मदिन। मुलायम सिंह यादव जी का, जो कि समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, 1939 में 22 नवंबर को जन्मदिन। और पुष्पेंद्र कुमार गर्ग नौकायन में भारत के प्रसिद्ध खिलाड़ियों में गिने जाते हैं। इनका जो है 1963 में 22 नवंबर को जन्मदिन। अब कुछ पुण्यतिथि है। रामनरेश यादव जी जो मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, 2016 में 22 नवंबर को पुण्यतिथि। विवेकी राय हिंदी और भोजपुरी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे,
2016 में 22 नवंबर को पुण्यतिथि। तारा सिंह प्रसिद्ध राजनीतिक और कट्टर सिख नेता, 1967 में 22 नवंबर को पुण्यतिथि। और उसी तरह से जो 23 नवंबर है तो उसके बारे में भी कुछ चर्चा कर देते हैं, क्योंकि हम लोग महापुरुषों को लेकर चर्चा करते रहते हैं। तो 23 नवंबर को कृष्णचंद्र, जो हिंदी के यशस्वी कथाकार थे, 1914 में 23 नवंबर को जन्मदिन। सत्य साईं बाबा आध्यात्मिक गुरु के जन्म के बारे में भी जिस तरह से नेट पे जानकारी उपलब्ध हुई है, 23 नवंबर 1926 को जन्मदिन। गीता दत्त जो प्रसिद्ध पार्श्व गायिका, उनका 1930 में 23 नवंबर को जन्मदिन। नीरद चंद्र चौधरी, नीरद सी चौधरी भी इस नाम से जाने जाते हैं, भारत में जन्मे प्रसिद्ध बांग्ला और अंग्रेजी लेखक और विद्वान, 1897 में 23 नवंबर को जन्मदिन। सखाराम गणेश देउस्कर, क्रांतिकारी लेखक, इतिहासकार और पत्रकार, 1912 में 23 नवंबर को जन्मदिन। प्रकाशवीर शास्त्री संसद के लोकसभा सदस्य और संस्कृत के विद्वान, साथ ही आर्य समाज के नेता के रूप में प्रसिद्ध हुए। प्रकाशवीर शास्त्री 1977 में 23 नवंबर को निधन। सखाराम गणेश देउस्कर जो क्रांतिकारी लेखक, इतिहासकार और पत्रकार, इनका भी 1912 को 23 नवंबर को जन्मदिन जैसा बताया। और पुण्यतिथि है आपके जगदीश चंद्र बोस, वैज्ञानिक थे और 1937 में जगदीश चंद्र बोस या जगदीश चंद्र बसु भी कहा जाता है इन्हें, 23 नवंबर को पुण्यतिथि। तो आइए कृष्णचंद्र के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। और कृष्णचंद्र बहुत ही कथाकार थे, साहित्यकार थे, और ऐसे लोगों को हम लोग याद करते हैं। कृष्णचंद्र जी हैं ये, और यही जनरल नॉलेज जो है बच्चों के अंदर डालने की ज़रूरत है। 23 नवंबर को जन्मदिन और 8 मार्च 1977 को आपकी पुण्यतिथि, 62 वर्ष की उम्र में आपका निधन हो गया था। तो कृष्णचंद्र जी के बारे में 2 लाइन। कृष्णचंद्र अथवा कृष्णचंद्र, कृष्ण वाला कृष्ण लिखकर भी होता है, या तालबशक कृष्णचंद्र, उर्दू के कहानीकार थे और उन्हें साहित्य एवं शिक्षा क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा सन 1969 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उन्होंने मुख्यतः उर्दू में लिखा, किंतु भारत की स्वतंत्रता के बाद मुख्यतः हिंदी में लिखा। पूरे चांद की रात, गधे की आत्मकथा, प्यासी धरती प्यासे लोग, इस तरह से ये इन्होंने एक जगदीश चंद्र बसु जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे और बहुत नई खोज किए थे, लेकिन चल बसे थे और वो खोज जो है वो कहीं क्रेडिट किसी कोई और ले गया। लेकिन जगदीश चंद्र बोस कहें या जगदीश चंद्र बसु, और इनकी जो तो इनके बारे में बताना चाहेंगे कि ब्रिटिश भारत के बांग्ला प्रांत में जन्मे बसु ने सेंट जेवियर महाविद्यालय कोलकाता से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। फिर ये लंदन विश्वविद्यालय में चिकित्सा की शिक्षा लेने गए और जगदीश चंद्र बसु या बोस स्वास्थ्य की समस्याओं के चलते शिक्षा बीच में छोड़कर भारत वापस आ गए और इन्होंने फिर प्रेसिडेंसी महाविद्यालय में भौतिकी के प्राध्यापक का पद संभाला और वहां पर भेदभाव भी हुआ था इनके साथ, अंग्रेजों का राज था। इन्होंने बेतार के संकेत भेजने में असाधारण प्रगति की और सबसे पहले रेडियो संदेशों को पकड़ने के लिए अर्धचालकों का प्रयोग करना शुरू किया, लेकिन अपनी खोजों से व्यावसायिक लाभ उठाने की जगह इन्होंने सार्वजनिक रूप से प्रकाशित कर दिया ताकि अन्य शोधकर्ता इन पर आगे काम कर सकें। लेकिन इसके बाद इन्होंने वनस्पति जीव विद्या में अनेक खोजें की। इन्होंने एक यंत्र क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया और इससे विभिन्न उत्तेजकों के प्रति पौधों की प्रतिक्रिया का अध्ययन किया गया। तो जगदीश चंद्र बसु ही थे जिन्होंने कि पौधों पे क्या क्या रिएक्शन होते हैं उसके बारे में इन्होंने आविष्कार किया और इस तरह से उन्होंने सिद्ध किया कि वनस्पतियों और पशुओं के उत्तकों में काफी समानता है। ये पेटेंट प्रक्रिया के बहुत ही विरुद्ध थे और मित्रों के कहने पर ही इन्होंने एक पेटेंट के लिए आवेदन किया। हाल के वर्षों में आधुनिक विज्ञान को मिले इनके योगदान को फिर मान्यता दी जा रही है। और रेडियो और सूक्ष्म तरंगों पर अध्ययन करने वाले जगदीश चंद्र बसु पहले भारतीय वैज्ञानिक थे। ये कोट करने वाली लाइन है और आपके बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारा ध्यान होता है नई पीढ़ी पे। रेडियो और सूक्ष्म तरंगों पर अध्ययन करने वाले जगदीश चंद्र बसु पहले भारतीय वैज्ञानिक थे। विभिन्न संचार माध्यमों जैसे रेडियो, टेलीविजन, रडार, सुदूर संवेदन
या रिमोट सेंसिंग सहित माइक्रोवेव ओवन की कार्यप्रणाली में बसु का योगदान अहम है। आज पूरी दुनिया बोस को मार्कोनी के साथ बेहतर संचार के पथ प्रदर्शक कार्य के लिए रेडियो का सह आविष्कारक मानती है। मार्कोनी जो थे वो। और वहीं पर झलकारी बाई के बारे में मोटा मोटी ये बात बता देते हैं कि वो झलकारी बाई जो थी वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से हम शक्ल थी, वो मिलती जुलती तस्वीर थी। और जब अंग्रेजों ने अटैक किया तो झलकारी बाई ने रानी को कहा कि आप निकल जाइए क्योंकि आपका रहना बहुत ज़रूरी है, मैं अंग्रेजों को संभालती हूँ। और रानी की वेशभूषा पहन के वो फिर लड़ाई मैदान में उतरी। लेकिन उनके साथ भी एक विश्वासघात हो जाने से झलकारी बाई की भी अंग्रेजों ने वहाँ पे वीरगति प्राप्त कर गई। तो ये मोटा मोटी महापुरुषों के बारे में जो जानकारी थी वो आपको साझा किया। वहीं पर अब आइए, आपको आयुर्वेद को लेकर जो है, जो भी संशय है उसे लेकर भारत सरकार सकारात्मक होती जा रही है और कई तरफ से आवाज़ भी उठती जा रही है। तो अब एक नई अधिसूचना जो है जारी की गई है, वो क्या है वो उससे आपको रूबरू कराते हैं। यह अमर उजाला की खबर है। आयुर्वेद डॉक्टर भी कर सकेंगे हड्डी, नाक और कान की सर्जरी। अब तक नहीं करते थे, लेकिन केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है और पाठ्यक्रम में जोड़ी जाएगी प्रशिक्षण की प्रक्रिया। देश में अब आयुर्वेद के डॉक्टर भी मरीजों की सर्जरी कर सकेंगे। केंद्र सरकार ने आयुर्वेद के स्नातकोत्तर छात्रों को सामान्य सर्जरी की अनुमति दे दी है। इसके तहत डॉक्टर हड्डी रोग, नेत्र विज्ञान और नाक, कान, गला, ENT और दांतों से जुड़ी सर्जरी कर सकेंगे। सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक आयुर्वेद अध्ययन के पाठ्यक्रम में सर्जिकल प्रक्रिया के लिए प्रशिक्षण मॉड्यूल को जोड़ा जाएगा। इसके लिए अधिनियम का नाम बदलकर भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा संशोधन विनियम 2020 कर दिया गया है। आयुष चिकित्सकों की ओर से लंबे समय से एलोपैथी के समान अधिकार देने की मांग हो रही थी। तो निश्चित रूप से इससे आयुष चिकित्सा को बढ़ावा मिलेगा और इसके लिए सरकार जो है बधाई की पात्र है कि इस तरह से क्योंकि वो विधिवत जो है उन पर कोई ऑपरेशन करने पर कार्रवाई नहीं होगी। तो एक छूट दी गई है कि आप पढ़ सकते हैं और आप सीख सकते हैं। वहीं पर आज जो पोस्ट है ये ओम बिरला जी जो लोकसभा अध्यक्ष हैं, मारवाड़ के अमर सपूत महान पराक्रमी त्याग एवं बलिदान के प्रतीक वीर शिरोमणि दुर्गादास राठौर जी की पुण्यतिथि पर उन्हें सादर श्रद्धांजलि। आपका व्यक्तित्व एवं स्वाभिमानी जीवन सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। तो ये दुर्गादास राठौर, शिरोमणि दुर्गादास राठौर, तो इनकी पुण्यतिथि पर लोकसभा अध्यक्ष ने ये साझा किया है। तो इस तरह से जो महापुरुष हैं उन लोगों को हम लोग थोड़ा याद कर लेते हैं और याद करने से यही होता है कि हमारे जो अंदर सकारात्मक चीज़ें हैं और इनकी रचनाओं से या जो वीर हैं देश को आज़ाद करा गए और साहित्यकार जो हैं वो अपने आप में काम कर जाते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे साहित्यकार हैं, एक ही जगह आप प्रेमचंद को देख रहे हैं और भी तमाम निराला भी हैं, दिनकर जी भी हैं, आप देख रहे हैं। दिनकर जी पे हम लोगों अब यही है कि हम इन महापुरुषों के नाम पे क्या अवार्ड घोषित कर सकते हैं क्या? तो रिंकल शर्मा बहन हैं, उन्होंने ये अवार्ड घोषित किया है। ये आप देखिए, रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, उनके नाम पे RJS का राष्ट्रीय सम्मान घोषित किया है। और ये सारे महापुरुष जो हैं वो हम लोगों के बाबा नागार्जुन भी हैं, तमाम हैं, साहित्यकार हैं और जो भी इनकी रचनाएं हैं वो कई कई पीढ़ियों तक जाती हैं। उसी तरह से हम लोगों का भी जो किताब आएगी, अभी तो 2 मैगजीन है जो हम लोगों ने प्रकाशित किया है, स्मारिका के तौर पे है और काफ़ी उसमें RJS के ये देखिए सब पत्रकार लोग हैं, ये सारे उस समय उन लोगों ने फ़ोटो भेजा था और ये कार्यक्रमों के हैं सारे इसमें ये हैं और लेख वगैरह हैं बड़े बड़े पत्रकारों के, साहित्यकारों के, इसमें सारी चीज़ें हैं। तो उसी तरह से सकारात्मक सोच के साथ ये स्पेशल मैगजीन स्मारिका RJS वंदे मातरम की प्रकाशित की गई। इसमें सिर्फ सारे लेख जो हैं सकारात्मक चीज़ों पे, ये सब RJS फैमिली के लोग हैं। और यहाँ पार्थसारथी थपलियाल जी को आप देख रहे हैं और नीरज सोनी हैं और नरेंद्र त्यागी जी, ये राष्ट्रपति भवन में उस समय बैठा करते थे, निरीक्षक दिल्ली पुलिस, सब RJS फैमिली है। डोगरा साहब यहाँ दिख रहे हैं, मनोज कुमार झा जी दिख रहे हैं,
यहाँ पे नरेंद्र भंडारी जी दिख रहे हैं। तो ये तमाम लेख वगैरह लोगों ने भेजा था और इस आधार पर सभी पॉजिटिव सोच पे ही, अपनी अपनी पॉजिटिव सोच पे ये मैगजीन प्रकाशित की गई थी। तो इस तरह से सकारात्मक भारत आंदोलन जो है वो चलता रहा और एक कविता आप लोगों तक कि कविता क्या असर डालती है और किस तरह से कविता हम लोगों की जो किताब आएगी वो भी कुछ इस तरह से होगी जिसमें कि हम लोग प्रेरित कर सकें नई पीढ़ी को और आपके घर के ड्राइंग रूम की शोभा बन सके। तो यहाँ पर एक कविता डॉक्टर कमलेश द्विवेदी जी कानपुर के हैं, उनकी एक कविता हम साझा कर रहे हैं। कविताओं का आंगन है, ये शीर्षक दिया है इन्होंने और लिखते हैं कि अब भी घर घर में गीता है, रामायण का गायन है, फिर ये कैसे मान ले सूना कविताओं का आंगन है। बिल्कुल सकारात्मक कविता है। तुलसी सूर कबीरा मीरा रटती सबकी बाणी है, जोश जगाती हल्दी घाटी झांसी वाली रानी है, दिनकर पंत प्रसाद महादेवी से सुरभित कण कण है, फिर ये कैसे माने सूना कविताओं का आंगन है। कौन भुला सकता है मस्ती बच्चन की मधुशाला की, वरदे वीणा वादनी सुनकर आती याद निराला की, अब भी नेपाली की अम्बे जगदम्बे का गुंजन है, फिर ये कैसे माने सूना कविताओं का आंगन है। आज नहीं है नीरज जी पर सबके दिल में रहते हैं, बेचैन उदय अंबर जमुना अद्भुत गजलें कहते हैं, सोम महेश्वर बुद्धिनाथ जी से गुंजित गीतायन है, फिर ये कैसे माने सूना कविताओं का आंगन है। शर्मा अरुण अशोक और गुरु गम को दूर भगाते हैं, हरि ओम विनित अनल के स्वर चेतनता ले आते हैं, विष्णु सरिता कीर्ति अनु सुमन की कविता मनोभावन है, फिर ये कैसे माने सूना कविताओं का आंगन है। इस आंगन में गूंज रही है इतने कवियों की वाणी, किसके किसके नाम गिनाऊं सबकी कविता कल्याणी, कलम लिए कमलेश कर रहा हर कवि का अभिनंदन है, फिर ये कैसे माने सूना कविताओं का आंगन है। ये बिल्कुल सकारात्मक कविता है। ये सारी चीजें नई पीढ़ी तक पहुंचानी जरूरी है क्योंकि साहित्य में पुस्तकों में राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह पे ये बात निकल के आई। दिल्ली विश्वविद्यालय में जो भी वक्ता आए थे उन्होंने ये कहा कि पुस्तकें हमें सकारात्मक सोच की तरफ ले जाती हैं। बहुत ही आसान तरीका है पुस्तकों के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से, लेकिन मीडिया जो है वो सकारात्मक होना चाहिए। ये गांठ बांध लीजिए क्योंकि मीडिया अगर सकारात्मक चीज़ें नहीं लिखेगी तो नई पीढ़ी गुमराह हो सकती है। तो इसलिए ज़रूरत है सकारात्मक भारत आंदोलन की, और सकारात्मक भारत आंदोलन के द्वारा बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोग लेकर आते हैं। नीलेंद्र पाठक जो हैं वो लिखते हैं कि आप अगर सकारात्मक हैं लेकिन आपको कुछ अपनी बातों का ध्यान भी करना पड़ेगा। वो नीलेंद्र पाठक ने अपना पोस्ट किया है कि ज़्यादा दूरी बनाएं, क्योंकि अब ज़्यादा दूरी किनसे बनाएं? मतलबी लोगों से सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। ये कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक हैं। थोड़ा हंसी मजाक और उसमें गंभीरता भी निकल रही है, व्यंग भी होता है, क्योंकि ये मतलबी लोग यानी कि नकारात्मक लोगों से सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। ये कोरोना से भी ज़्यादा खतरनाक है। वहीं पर एक और सुमित अग्रवाल जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने एक पोस्ट साझा किया है, आने वाली शादियों में सोच समझ कर जाना। थोड़ा हम लोग, क्योंकि आज 101वां एपिसोड है, थोड़ा हम लोग जॉली मूड में भी रहें, क्योंकि आप जानते हैं कि ये एक उपलब्धि का दिन है। आज आप लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं अपने अपने तरीके से, क्योंकि बहुत ही मुश्किल से हम लोग ये लक्ष्य प्राप्त किए हैं, आसान नहीं था। और इसमें कोरोना का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि कोरोना ने जिस तरह से मार्केट वगैरह में, दिल्ली में तो कई मार्केट बंद हो गए हैं, कई बार जो है लॉकडाउन के आधार पे ये सारी चीज़ें हैं, तो हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं। लेकिन शादियों को लेकर अचानक ही दिल्ली सरकार का एक आदेश आ गया, तो उसे लेकर एक पोस्ट जो है यहाँ पर इस तरह भी जो है मेजबान जो हैं वो हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि माफ़ कीजिए, जब आपको निमंत्रण दिया था तब 200 लोगों की अनुमति थी। जी हाँ, तो आने वाले शादियों में सोच समझ कर जाना है, ठीक है।
ये थोड़ा जॉली मूड में ये सारी चीज़ें आप लोगों तक शेयर की जा रही हैं। वहीं पर ओम बिरला जी ने एक बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर एक पोस्ट भेजा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति ने संविधान सभा के समक्ष जो पहला प्रारूप संविधान प्रस्तुत किया, उसमें 315 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां थीं। सभा में विस्तृत चर्चा के बाद अंततः जिस संविधान को स्वीकृति प्रदान की गई, उसमें 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियां थी। तो ये जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है। तो इसमें ये पोस्ट में फोटो भी है, ये बाबा साहब अंबेडकर का ओरिजिनल फोटो है, इस तरह की। जी हाँ, ये जो लोग साझा कर रहे हैं उन चीज़ों को आप तक पहुंचा रहे हैं और उसको एक शो की तरह जो है उसको प्रेजेंट किया जा रहा है, क्योंकि आज ही एक नया आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान जो है, जो हम लोग अपने पूर्वजों की स्मृति में महापुरुषों के नाम का पहली बार भारत में, ये पहली बार परंपरा शुरू की गई है। इतने बड़े महापुरुषों के साथ लगभग 35-40 अवार्ड जो हैं वो घोषित हो गए हैं और 10 अवार्ड जो हैं फोटोग्राफ्स नहीं आए हैं। आज फोटोग्राफ्स जिनका आया है, दो अवार्ड घोषित किए जा रहे हैं क्योंकि उनके फोटोग्राफ्स आज आए हैं। तो उसको आप देखिए, ये डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे ही है। आरजेएस भारत उदय डॉक्टर BR अंबेडकर राष्ट्रीय सम्मान 2021 ये भेंट कर रहे हैं श्री नथुलाल मेश्राम, सेवानिवृत्त हैं आर्मी से, और श्रीमती शकुंतला मेश्राम, उमरी, कटंगी, बालाघाट, मध्य प्रदेश। तो इन्होंने ये अवार्ड अंबेडकर के नाम पे घोषित किया है। वहीं पर ये जो है आप आरजेएस भारत उदय सर्वपल्ली राधा कृष्णन राष्ट्रीय सम्मान 2021, और आप भेंट कर रहे हैं श्री मनशाराम उच्च बगले, सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, और श्रीमती मैनाबाई उच्च बगले, गोरेघाट गांव, तिरोड़ी, बालाघाट, मध्य प्रदेश। और आप जो राष्ट्रपति भारत रत्न सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के नाम का आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान आपने घोषित किया है, आप को बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से जो अपने पूर्वज हैं उनके नाम पे भी घोषित हो रहे हैं अवार्ड, और आपको मिलवाना चाहेंगे अर्जुन पंडित से। अर्जुन पंडित जो हैं वो रिंकल शर्मा, जो अपने आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान की भेंट करता हैं, उन्होंने अपने पिताजी की स्मृति में अवार्ड घोषित किया है। तो अर्जुन पंडित से आपको मिलवाते हैं, क्या कहते हैं सुनिए। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन पंडित है। मेरी मम्मा श्रीमती रिंकल शर्मा आरजेएस परिवार की एक सदस्य हैं। आरजेएस परिवार कई वेबिनार ऑर्गेनाइज करवाते हैं जिन्हें मेरी मम्मा अटेंड करती हैं। इनमें से कई वेबिनार अटेंड करने के लिए मैं भी उत्सुक था और मैंने कई वेबिनार अटेंड भी किए। आज इस परिवार की सबसे खास बात मुझे यह लगती है कि उन्होंने हमारे पूर्वजों की याद में और महापुरुषों के नाम पर कई अवार्ड घोषित किए हैं। और यह बताते हुए मुझे बड़ा ही गर्व मालूम होता है कि मेरे नाना जी श्री दिनेश चंद्र शर्मा की याद में और महाकवि रामधारी सिंह दिनकर जी के नाम पर एक अवार्ड घोषित किया गया है। मन्ना अंकल हर दिन 8 बजे के समय पर एक फेसबुक लाइव प्रोग्राम करते हैं, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। उनका यह प्रयास बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि इसमें वह अलग अलग जानकारी देते हैं, महापुरुषों के बारे में बताते हैं। और इस प्रोग्राम को देखकर मुझे बड़ी अच्छी सीख मिलती है, अलग अलग नई नई खबरें पता चलती हैं। तो आरजेएस परिवार का एक सदस्य होते हुए मुझे बहुत ही खुशी प्राप्त होती है और मैं हमेशा आरजेएस परिवार का एक सदस्य रहना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद अर्जुन पंडित। आप जैसे जो बच्चे हैं की बहुत ज़रूरत है। आपकी सोच अगर बचपन से ही इस तरह की सकारात्मक होती जाएगी तो भारत को सकारात्मक बनते देरी नहीं लगेगी, क्योंकि हम लोग तो चरैवेती इसको करते रहेंगे, एक मैसेज देश तक भेजते रहेंगे
और आप जानते हैं कि राष्ट्रीय कैडेट कोर जो है उसकी स्थापना वैसे सबसे पहले जर्मनी में हुई थी और वहाँ से शुरू हुआ था एनसीसी करके 1966 में। लेकिन और भी क्या है, क्योंकि ये जो है वो चौथा रविवार जो नवंबर का होता है उस दिन विशेष कार्यक्रम किया जाता है, तो उसके बारे में आपको जानकारी देना चाहेंगे। राष्ट्रीय कैडेट कोर विश्व का सबसे बड़ा और वर्दीधारी युवा संगठन है। स्कूल के बच्चे उसमें भाग लेते हैं और नई दिल्ली में ये अपना मुख्यालय के साथ एक भारतीय सैन्य कैडेट कोर है। ये स्वैच्छिक आधार पर स्कूल और कॉलेजों के छात्रों के लिए खुला है और राष्ट्रीय कैडेट कोर दिवस प्रत्येक वर्ष नवंबर माह के चौथे रविवार को मनाया जाता है। यानी कि आज रविवार जो है चौथा रविवार है इस महीने का और आज राष्ट्रीय कैडेट दिवस है। एनसीसी सबसे पहले जर्मनी में 1966 में शुरू किया गया था। राष्ट्रीय कैडेट कोर की उत्पत्ति विश्वविद्यालय कोर में हुई, जो भारतीय रक्षा अधिनियम 1917 के तहत सेना की कमी को पूरा करने के उद्देश्य के साथ यह शुरू हुआ। और 1920 में जब भारतीय प्रादेशिक अधिनियम पारित हुआ था, विश्वविद्यालय कोर को विश्वविद्यालय प्रशिक्षण कोर यूटीसी के नाम में बदल दिया गया। वर्ष 1942 में यूटीसी को विश्वविद्यालय अधिकारी प्रशिक्षण कॉर्पोरेशन यूओटीसी के रूप में पुनः नामकरण किया गया। युवा लड़के और लड़कियों को प्रशिक्षित करने, सुरक्षा बल सहित जीवन के सभी क्षेत्र में बेहतर नागरिक बनाने और हमारे महान देश के लिए भविष्य के बेहतर नेता बनाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक युवा संगठन बनाने की जरूरत हमारे नेताओं का यही उचित एहसास था। और देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के आदेश पर 1946 में पंडित एच.एन. कुंजरू के अधीन अंतर्गत 1948 में एनसीसी के 31 एक्ट के तहत अस्तित्व में ये आया। तो राष्ट्रीय कैडेट कोर विश्व का सबसे बड़ा और वर्दीधारी युवा संगठन है। ये स्वैच्छिक आधार पर स्कूल और कॉलेज के छात्रों को के लिए खुला है। इसमें एकता और अनुशासन जीवन को महान बनाता है और ये राष्ट्रीय कैडेट के बिल्कुल वर्दीधारी होते हैं, तो वर्दी का सम्मान करना एनसीसी का सदस्य बनते ही आ जाता है और प्रत्येक नवंबर के चौथे रविवार को ये मनाया जाता है। और इस तरह से बच्चों में एक जागरूकता और देश के रक्षा करने की भी इनमें वो एक जज्बा का निर्माण किया जाता है एनसीसी के माध्यम से। आपका जो फेसबुक लाइव है ये 20 नवंबर का बहुत ही लोगों द्वारा लाइव व्यू किया गया। लगभग 1978 लोगों ने व्यू किया। उसकी स्क्रीनशॉट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये लाइव जो है सूर्य की उपासना का महापर्व छठ 20 नवंबर का जो एकमात्र त्यौहार है जो डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। और यहाँ पर आप देखिए इसका स्क्रीनशॉट थोड़ी देर पहले लिया गया है और 978 व्यूज आए हैं। अब इस व्यूज के साथ आप समझिए कि आप लोगों ने जो कमेंट किया है वो कमेंट भी 1000 लोगों तक पहुंच गया, क्योंकि ये यूट्यूब पर भी लगा दिया गया है, डाल दिया जाता है। हर एपिसोड को यूट्यूब पे डाल दिया जाता है और साथ ही आरजेएस के 19 ग्रुपों में भेज दिया जाता है। और इसमें आपने देखा 105 शेयर किए गए हैं। 105 ग्रुपों में ये शेयर किया गया है, आपके द्वारा भी, हमारे द्वारा भी, और तमाम जो आरजेएस के लोग हैं वो आगे ये वायरल हो गया। तो 1000 ऐसे लोग जो सकारात्मक भारत आंदोलन को समर्थन कर सकते हैं वहां पहली बार वो पहुंचा। और इससे पहले भी अमीन सयानी जी का 1000 का लगभग आंकड़ा पहुंचा था। और आज जो खबर जो नई दिल्ली आरजेएस सकारात्मक भारत सूचना केंद्र की खबर डाली गई, तो उस खबर को भी हमारे पत्रकार साथियों ने क्योंकि आज ही प्रेस रिलीज जारी की गई थी, लेकिन कुछ पत्रकार साथियों ने आज ही ये खबर भेजी। जैसे वीर अर्जुन ने आज ही, क्योंकि सांध्य वीर अर्जुन है तो सुबह ही ये भेजी गई थी, तो ये सांध्य वीर अर्जुन में ये खबर प्रकाशित होके आ गई। बहन शक्तियां चलाएंगी आरजेएस दिल्ली सकारात्मक भारत सूचना केंद्र। बहुत से फेसबुक फ्रेंड्स तक भी ये जानकारी हम चाहते हैं कि पहुंचा दें। आज डिजिटल क्रांति ने सूचना तंत्र को बेहद मजबूत कर दिया है। इसका सदुपयोग जन सरोकारों के लिए और सरकारों को जगाने के लिए किया जाएगा, कहना है राम जानकी संस्थान आरजेएस के ऑब्जर्वर दीप माथुर का। टीम आरजेएस फैमिली ने नई दिल्ली आरजेएस सकारात्मक भारत सूचना केंद्र के लिए देश भर से 11 बहन शक्तियों का चयन किया है। 100वें फेसबुक लाइव में इस बात की जानकारी देते हुए आरजेएस के राष्ट्रीय संयोजक उदय कुमार मन्ना ने कहा कि निम्नलिखित बहन शक्तियों ने, जो नाम है पीछे, सकारात्मक भारत आंदोलन को समर्थन दिया है। श्रीमती जनक दुलारी देवी बिहार से,
श्रीमती रिंकल शर्मा उत्तर प्रदेश से, श्रीमती हसीना वहाब तमिलनाडु से, डॉक्टर सुप्रिया रेड्डी तेलंगाना से, प्रेमलता पांडे मध्य प्रदेश, धर्मशिला देवी बिहार, उर्मिला देवी दिल्ली, संगीता सिंह झारखंड, मधु शर्मा दिल्ली और विद्या रानी निंथौजम मणिपुर तथा ऋतु कपिल टेकरा हिमाचल प्रदेश। ये सब बहन शक्तियां हैं जो कि इसको संचालित करेंगी। 25 राज्यों से जुड़ी आरजेएस फैमिली में कोई समस्या सामने आती है तो इन बहन शक्तियों की मदद से उसका स्थायी हल निकालने की कोशिश की जाएगी। और आरजेएस संगठन से काफी पत्रकार और पत्रकार संगठन तथा व्हाट्सएप ग्रुप चलाने वाले चीफ एडमिन जुड़े हैं। आरजेएस के अपने 19 व्हाट्सएप ग्रुप हैं जिसमें 25 राज्यों से लोग जुड़े हैं और फेसबुक लाइव का प्रसारण भी किया जाता है। सूचनाओं को साझा कर सरकार और प्रशासन तक उन समस्याओं के समाधान की दिशा में कार्य किया जाएगा। नई दिल्ली आरजेएस सकारात्मक भारत सूचना केंद्र की प्रथम सूची में शामिल 11 बहन शक्तियों का गठन 31 दिसंबर 2020 तक के लिए किया गया है। बहन शक्तियों को टीम राम जानकी संस्थान और फेसबुक फ्रेंड्स की ओर से ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं मिल रही हैं। तो ये खबर जो थी वो सांध वीर अर्जुन की थी। और वहीं पर संज्ञान न्यूज ने भी खबर दी है और खबर संसार ने, जो खबर संसार बिहार से है और संज्ञान न्यूज उत्तर प्रदेश से। ये आप खबर संसार ने दिया है, नई दिल्ली आरजेएस सकारात्मक भारत सूचना केंद्र बनेगा पीड़ितों की आवाज। और संज्ञान न्यूज की खबर, बहन शक्तियां चलाएंगी नई दिल्ली आरजेएस सकारात्मक भारत सूचना केंद्र, ये खबर है। एक और हिंदुस्तान स्तंभ में भी ये खबर आई है। और सभी खबरों को ग्रुप में तत्काल भेज दिया गया है, तो आप वहाँ ग्रुप में भी देख सकते हैं। हिंदुस्तान स्तंभ में भी ये खबर प्रकाशित हुई है। इन सभी चैनल को हमारी ओर से और आप लोगों की तरफ से भी बधाई कि ये पॉजिटिव मीडिया हैं जो पॉजिटिव चीज़ों को आप लोगों तक पहुंचाते हैं। और डेली हंट ने भी खबर दी है, तो डेली हंट की खबर भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। डेली हंट, बहन शक्तियां चलाएंगी नई दिल्ली आरजेएस सकारात्मक भारत सूचना केंद्र, डेली हंट। और यहाँ पर एक और विशेष चीज़ भी आपको दिखाना चाहेंगे जो शेयर किया गया है, जिसमें डेली हंट का कहना है कि आप ये देखिए कि 4,800 लोगों ने इसे व्यू किया है, इस न्यूज़ को। ये न्यूज़ जो है वो डेली हंट में आगे ऊपर है, नई दिल्ली आरजेएस सकारात्मक भारत सूचना केंद्र बनेगा पीड़ितों की आवाज़। और ये नीचे है व्यूज़ है 8 घंटे में 4,800, 4.8 के व्यूज़। तो ये इस तरह से ये दीपक स्मिता श्रीवास्तव जी ने डेली हंट पे डाला और ये खबर आ गई। तो सब लोगों का योगदान जो है और सब लोगों का योगदान है। अब विचार ये किया जा रहा है, क्योंकि इस तरह से पढ़ते पढ़ते हम लोग जो है 101वां एपिसोड तक तो पहुंच गए। अब ये कंटिन्यू किया जाए या नहीं किया जाए, ये डिपेंड करता है कि जैसी आप लोगों का आदेश होगा। हम आप लोगों के आदेश मानने के लिए तैयार हैं। तो कुछ पोस्ट आया है, कुछ लोगों ने पोस्ट किया है इसके बारे में, तो वो आप लोगों तक साझा करना हम समझ रहे हैं कि ज़रूरी है। सबसे पहले आपको ये पोस्ट जो है, पोस्ट जारी करने से पहले एक समाधान परक पत्रकारिता पर भी है। हरीश कुमार शर्मा जी ने क्या कहा है। हरीश कुमार शर्मा जी आरजेएस फेसबुक लाइव में जुड़ते हैं। इसमें हरीश कुमार शर्मा जी से पहले पोस्ट आया है डॉक्टर नरेंद्र टेटेसर जी का, आरजेएस फैमिली से। लिखते हैं कि लिखते हैं उदय मन्ना फेसबुक लाइव के संदर्भ में विनम्र निवेदन। कल 21 नवंबर 2020 को उदय मन्ना फेसबुक लाइव के 100वें अंक में फेसबुक लाइव को 101वें अंक प्रसारण के पश्चात जारी रखने अथवा बंद करने के संदर्भ में आरजेएस फैमिली से विचार आमंत्रित किए गए। उपरोक्त विषय में मेरा यानी कि नरेंद्र टेटेसर जी का मत है कि आरजेएस के राष्ट्रीय संयोजक श्रीमान उदय कुमार मन्ना जी से विनम्र निवेदन है कि कृपया सकारात्मकता की इस विचार गाथा को निरंतर अथवा अपनी सुविधा अनुसार जारी रखें। 2 बातें कही इन्होंने कि निरंतर
जैसे चल रहा है कंटिन्यू करें, या अथवा अपनी सुविधानुसार जारी रखें, मतलब जारी रखें, जिससे आरजेएस फैमिली की अगली पीढ़ी और साथ साथ समाज में अन्य लोग भी लाभान्वित होते रहें। धन्यवाद। जय हिंद। नरेंद्र टेटे सर। वहीं पर हरीश शर्मा जी लिखते हैं कि सही कहा, कोरोना काल में जब तक किसी भी प्रकार की संगोष्ठी या बैठक संभव नहीं, तब तक तकनीक के माध्यम से जुड़े रहना और सकारात्मकता के विचारों के आंदोलन को जारी रखना 100% सही है। जरूरत के हिसाब से समय में कटौती की जा सकती है, यानी कि 1 घंटा का भी आप देखते हैं और उसको कह रहे हैं कि इसमें समय में कटौती की जा सकती है। ये मेरा मत है। फेसबुक लाइव शो 30 मिनट का भी कर सकते हैं, ये हरीश कुमार शर्मा जी ने कहा और अन्य लोगों ने भी कहा है। तो जी, दीपक स्मिता श्रीवास्तव जी, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया व आरजेएस वाणी की तरफ से आज के बाद से फेसबुक लाइव का प्रसारण अब महापुरुषों की जयंती व पुण्यतिथि, विभिन्न सकारात्मक मुद्दों पर आधारित जैसे विचार, समसामयिक विषयों पर होंगी। उसके लिए आप सभी को 1 दिन पहले सोशल मीडिया के माध्यम से अवगत करा दी जाएगी। आरजेएस एडमिन है, उन्होंने अपनी बात रखी है कि अगर इस तरह से किया जाए कि कोई विशेष अवसर आए तो उस दिन किया जाए फेसबुक लाइव का प्रसारण। आज के बाद से फेसबुक लाइव का प्रसारण महापुरुषों की जयंती व पुण्यतिथि, विभिन्न सकारात्मक मुद्दों पर आधारित जैसे विचार, समसामयिक विषय हो कुछ, और सभी को 1 दिन पहले अवगत करा दिया जाए। यानी ये भी कह रहे हैं कि कंटिन्यू किया जाए। वहीं पर ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी ने भी अपना एक लंबा पोस्ट जारी किया है और लिखते हैं जी, श्री उदय मन्ना जी, आरजेएस फेसबुक लाइव शो के 101वें अंक की श्रृंखला के अवसर पर बधाई। धन्यवाद। मैं कृतज्ञ हुआ। इस श्रृंखला से जुड़ने से मुझे पत्रकारिता के चतुर्थ स्तंभों की जानकारी मिली, चौथे स्तंभ की जानकारी मिली, उनका लाभ मिला। सकारात्मक भारत निर्माण आंदोलन में रुचि तथा परिणाम की अव्यक्त अनुभूतियां हुई। मैं इस कार्यक्रम के बंद होने के पक्ष में कतई नहीं हूं। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी ऐसा कह रहे हैं और कह रहे हैं कि सकारात्मक पत्रकारिता के 4 स्तंभ जो मेरे जेहन में समाये हैं वे हैं विशुद्ध सकारात्मक सोच, सत्य ज्ञान और भागवत इच्छाओं से प्रेरित, नकारात्मकता की आलोचना रहित सूचनाएं अवश्य परिणाम दे रही हैं और तमाम बातें हैं। नकारात्मक निस्तारण के बारे में भी लिखा है कि नकारात्मक घटना एवं सोच की बिना आलोचना एवं व्यक्तिगत भावनात्मक प्रतिक्रिया रहित खबरें देना, नकारात्मक घटना, तमाम चीज़ें हैं। तो उसके बाद लिखते हैं एकत्व की स्थापना, तीसरे राष्ट्र प्रथम वसुधैव कुटुंबकम की चेतना का उदय हृदय में होता है। ये पत्रकारिता के अति संवेदनशील और परिणाम स्तंभ होगा। ये स्तंभ अनुभवी, तपस्वी और ज्ञानी पत्रकारों के जिम्मे छोड़ना चाहूँगा। उसके बाद समाधान परक पत्रकारिता पर जोर दे रहे हैं। ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी लिखते हैं कि पत्रकारिता के इस स्तंभ के विकास की सबसे अधिक आवश्यकता आज के दिन प्रासंगिक है। नकारात्मकता विस्तार शीघ्र होता है, सकारात्मक ऊर्जा उनके सामने बौनी हो रही है। इस स्थिति में सकारात्मक ऊर्जा संरक्षण विस्तार के लिए तत्काल ज्ञानमयी समाधान परक पत्रकारिता की आवश्यकता होगी। नवोदित पत्रकारों की सेना अनुभवी समर्थ वृद्ध पत्रकार के निर्देशन में निसंदेह संगठित हो रही है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी आरजेएस परिवार में योग्य और समर्थ पत्रकारों का अभाव नहीं है। इन हालातों के परिप्रेक्ष्य में मैं आदरणीय उदय मन्ना फेसबुक लाइव एपिसोड चालू रखने वालों के साथ खड़ा हूं। क्षमा करेंगे, चालू रखने में होने वाली आपकी समस्याओं के विषय में मैं अनभिज्ञ हूं। आपका निर्णय सर माथे पर सहर्ष स्वीकार करूंगा। तो ये ओम प्रकाश झुनझुनवाला जी ने ये अपने विचार यहाँ पर डॉक्टर शेख वहाब जो तमिलनाडु से जुड़े हैं और उन्होंने लिखा है कि जय हिंद। आरजेएस द्वारा संचालित सकारात्मक फेसबुक लाइव शो बड़ा ही ज्ञानवर्धक और सकारात्मक विचारों को व्याप्त करने में सफल कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से मन में सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। अनेक नए विषयों और प्रेरणात्मक जीवनियों को सुनने और जानने का अवसर प्राप्त होता है। आइए आरजेएस के इस सकारात्मक कार्यक्रम के साथ फेसबुक पर प्रतिदिन सायं 8 बजे जुड़ें, औरों को जुड़ने के लिए प्रेरित करें और लाभान्वित होकर देश को सकारात्मकता की ओर दिशा निर्देश करने में अपना योगदान दें। तो डॉक्टर वहाब जी ने लिखा है, ने भी कहा है कि ये मतलब कंटिन्यू होना चाहिए।
लब्बो-लुबाब यही है कि ज़्यादातर लोग ये कह रहे हैं कि ये होना चाहिए। अभी भी आप लिख सकते हैं अपने विचार, जो लोग फेसबुक फ्रेंड्स हैं वो लिख सकते हैं। बाकी इन सब चीज़ों को जानते सुनते मैं ये अपनी तरफ से कहना चाहूँगा कि डेली फेसबुक लाइव शो का आज समापन। अब होगा वीकली आरजे सकारात्मक भारत की बात उदय मन्ना FB लाइव शो के साथ, और रविवार सायं 7 बजे से 8 बजे तक उदय मन्ना डेली फेसबुक लाइव शो का आज 101वें एपिसोड के साथ समापन हो जाएगा। जुड़ने वाले सभी सम्मानित सदस्यों का आभार, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। ये आरजेएस ऑब्जर्वर दीप माथुर जी के साथ बातचीत करने के बाद ये बातें सामने आई हैं कि फेसबुक लाइव शो बंद नहीं हो रहा है और इसको वीकली करने की बात की गई है। लेकिन आप लोगों की इच्छा है कि ये कंटिन्यू चले।